नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल एचपी लेसन पे आज फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम वो स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री का रिव्यू लिया था। हिस्ट्री में देखा था कि मैं पढ़ना क्या क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। और आज हमारा प्राचीन भारत का पहला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्राचीन भारत का स्टार्ट करेंगे। बात करते हैं प्राचीन भारत की, जो कब से स्टार्ट होता है 2500 BC से 712 AD तक। तो प्राचीन भारत का सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे कि क्या से सिंधु घाटी की उत्पत्ति हुई, कौन कौन से इसमें स्थल मिले, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे इसका कितना विस्तार है। तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या है हमारा 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। लेकिन अब ये तो आ गई बात एसएससी की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन एसएससी एक क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ उस इतिहासकार के अनुसार, उस वैज्ञानिक के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो और कुछ आते हैं, विद्वान आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, जॉन मार्शल की। कि जो ये जॉन मार्शल है ना, इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है। तो बात करें इसके अनुसार कितना है 3250 BC से लेकर 2700 BC तक। सिंधु घाटी सभ्यता का जॉन मार्शल के अनुसार टाइम पीरियड 3250 से 2700 BC। इसको हम साथ के साथ में याद करते चलेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है नोटबुक और पेन हाथ में रखो। जो मैं यहाँ पे करवाता जाऊँ साथ के साथ में क्या करते रहो, नोट करते जाओ। तो जॉन मार्शल के अनुसार ये हो गया। लेकिन एक व्यक्ति का नाम आया, कौन सा, माधव वत्स स्वरूप। ये जो माधव वत्स स्वरूप है इसके अनुसार टाइम पीरियड कितना बताया, इसने कितना बता दिया 3200 BC से लेकर 2700 BC तक। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम और आता है, डीपी अग्रवाल। जो ये डीपी अग्रवाल है इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है। तो यहां पे बात करें हम, इसके अनुसार टाइम पीरियड कितना है 2700 BC से 1700 BC। किसके अनुसार, डीपी अग्रवाल के अनुसार। इसके बाद की अगर हम बात करें C14, इसी को बोल देते हैं कार्बन डेटिंग विधि। एग्जामिनर पूछे कि बताओ कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है। तो इसकी बात करें हम 2350 से कितना 1750 BC। तो यहाँ पे डीपी अग्रवाल का जो टाइम पीरियड है वो 2300 है। गलती से हमने कितना लिख दिया, 2700 लिख दिया था। तो ये मुख्य रूप से चार आते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इनके अनुसार टाइम पीरियड कितना है। तो सबसे पहले जॉन मार्शल को देखते हैं। इसके अनुसार टाइम पीरियड कितना 3250 से 2700 BC तक। इसके बाद माधव वत्स स्वरूप 3200 से 2700 BC। इसके बाद डीपी अग्रवाल 2300 BC से 1700 BC तक। C14 कार्बन डेटिंग विधि 2350 से 1750। ये इसके मेजर आते हैं, ये मुख्य विद्वान हैं जिन्होंने इसका टाइम पीरियड बताया था। और जो एक दो बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ फलाने व्यक्ति पूछ ले कि जॉन मार्शल के अनुसार बताओ टाइम पीरियड कितना है,
माधव वत्स, डीपी अग्रवाल या C14 के हिसाब से पूछ ले, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड, तो क्या रहेगा हमारा 2500 BC से 1750 BC तक। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो रही टाइम पीरियड की बात। अब आप मार्केट में जाते हो और वहाँ से हिस्ट्री की बुक खरीदते हो और पहला टॉपिक खोलते हो हमारा, वो टॉपिक क्या, सिंधु घाटी सभ्यता या प्राचीन भारत पहले खोलते हो और वहाँ पर हमें मिल जाता है हड़प्पा सभ्यता। मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा हूँ लेकिन वहाँ पे क्या मिल रहा है, हड़प्पा सभ्यता। तो अब डिस्कस करते हैं इस चीज़ पे, क्या किस चीज़ पे डिस्कस करेंगे हम, इसके नामों को लेकर कि जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम हैं वो कौन कौन से हैं। बात करें हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक नाम ये आता है इसका। अब इसके बाद कौन सा आया, हड़प्पा सभ्यता। इसका एक नाम आता है क्या, सरस्वती सभ्यता। एक नाम आता है इसका कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और एक नाम क्या है इसका, प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय क्रांति भी बोल दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। अब बात करते हैं कि ये नाम क्यों पड़े, इसके क्या क्या रीजन रहे इन नामों को लेकर। तो अब स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे इसको और बिल्कुल 100 पे लेके जाएंगे। आपको 0 से क्या बनाएंगे, हीरो बनाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इनके नाम क्यों क्यों पड़े। बात कर लेते हैं हम यहाँ से, कब की, 1826 की। एक व्यक्ति आता है चार्ल्स मैसेज। ये जो चार्ल्स साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में पड़ता है क्या, पंजाब। इस पंजाब में क्या कर रहे हैं, घूम रहे। शाम का टाइम है, खाना खुना खा के सोचा कि थोड़ा टहल फिर लेते हैं। टहलने के लिए जाते हैं, बाहर निकल पड़ते हैं और इसी पंजाब में इसको क्या मिलता है, एक टीला देखता है और सोचा कि यार आज तो इस टीले पे घूमते फिरते, देखते हैं ये टीला, इस पे करते हैं खाना हजम। और टीले पे जैसे ही घूमने फिरने के लिए गया और तो क्या होता है, इस टीले पे इसको मिलती है एक मोहर। क्या मिल गई, एक मोहर मिल गई। मोहर अर्शपियाँ, जिसको सिक्के बोलते हैं हम, पैसे बोलते हैं। तो इसको क्या मिली, एक मोहर मिली। अब ये बंदा सोचता है कि यार हम ठहरे अंग्रेज, हमने तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें चलाई नहीं है, लेकिन ये मोहर कहाँ से आ गई, ये है क्या जुगाड़, पैसे की तरह लग रहा है क्या ये। तो पहली बार कब मिले, 1826 में चार्ल्स मैसेज को पाकिस्तान का में जो प्रांत पड़ते हैं पंजाब, उसके अंदर एक टीले पे मोहर मिली। तो यहाँ से एग्जामिनर जब आपसे बिल्कुल टफ से टफ क्वेश्चन पूछने पे आ जाए तो वो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहली बार अवशेष कब मिले। तो पहली बार कब मिले, 1826 में। अब यहाँ पे मिले, चलो ठीक है, लेकिन जो ये चार्ल्स मैसेज था ना, इसने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी, ना ही सरकार को बताया। तो जानकारी सरकार को नहीं दी, ये बात उजागर नहीं आई, यहीं पे दफन होकर रहेगी, कुछ नहीं हुआ। फिर आगे बढ़े हम, बात कर ले हम 1853 से 1856 की। देखो कितने साल के बाद, लगभग 20 साल के बाद क्या हुआ, फिर एक बार ये उजागर होती है 1853 से 1856। और आपको पता है 1853 में क्या हुआ था, भारत में रेल चलनी स्टार्ट हो गई थी और पहली रेल चली थी बॉम्बे से ठाणे 1853 में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बात कर लेते हैं लाहौर व कराची।
अब अंग्रेज लोग हैं जो व्यापार करना चाहते हैं और उनको लिए चाहिए क्या, ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने क्या चाहिए, रेल चाहिए। तो रेल का ये विकास कर रहे हैं कहाँ से, लाहौर व कराची से रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। और रेलवे लाइन के जो बिछाई जा रही है, जो इसका ठेका लिया हुआ वो ठेकेदार हैं दो, कौन कौन से, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। कौन है, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। ये दो भाई हैं, इनको बोलते हैं बंधु। तो जो ये दो भाई हैं वो हैं इसके ठेकेदार। अब रेल का काम कर रहे हैं। अब पटरी बिछाने के लिए हमें क्या चाहिए, मजबूत पत्थर चाहिए, खंभे चाहिए, मजबूत चाहिए जिसके ऊपर क्या हो, रेल की पटरी रुक जाए, टिक जाए, और वो रेल की पटरी उन पे टिकने के बाद हिले डुले ना। तो ये जैसे यहाँ से यहाँ तक का काम जारी कर रखा है इन्होंने। तो यहीं पर इनको एक टीले में क्या मिलती हैं, एक टीले में इनको मिलती हैं पक्की ईंटें। क्या मिला, अब इन दोनों भाइयों को मिल गई पक्की ईंटें, पक्की ईंटें मिली। अब इनका तो खर्च बच गया, खंबे वगैरह लगाने नहीं है, पक्की ईंटें भाई लगाओ फटाफट से। और अगर बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की, जो इस टाइम वाली ईंट थी ये, और आज जो वर्तमान में ईंट है उनसे बड़ी भी और उनसे क्या, मजबूत भी। तो इन पक्की ईंटों का इन्होंने प्रयोग कर लिया किसमें, रेल पटरी में। और सोचा कि यार ये इन चीज़ों का पता नहीं है यहाँ कहाँ से आई हैं, चलो हम ये करते हैं, इनकी जानकारी हम सरकार को दे देते हैं। तो सरकार को क्या दी, जानकारी। किसकी जानकारी दी सरकार को, कि महाराज ऐसे ऐसे हम रेलवे लाइन का काम कर रहे हैं, ठेकेदार हैं, ठेका लिया हुआ है, और वहाँ पे हमें पक्की ईंटें मिली है। अब सरकार को जानकारी दी, लेकिन सरकार ने क्या किया, यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दिया, किसी भी प्रकार का यहाँ ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। एक तो ये सोचते हैं अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ उजागर हो गई जिससे क्या है, भारतीयों का मनोबल बढ़े, तो भी हमारे लिए क्या है, खतरा बन सकता है। तो ये कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों का मनोबल बढ़े, तो इसलिए भी इस पे ध्यान नहीं देना चाहते। तो इन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। अब धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ती गई, बातें स्टार्ट हुई, सामान मिलते रहे, टाइम आ गया 1861 का। और यहाँ पे आता है एक डॉक्टर साहब जिसका नाम क्या है, कनिंघम। अब ये कनिंघम बागडोर अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि मैं करूँगा अब कुछ ना कुछ। और ये क्या कर देता है, ARS, किसकी स्थापना कर दी इसने, ARS, आर्कियोलॉजिक रिसर्च सर्वे, रिसोर्स सर्वे, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स सर्वे, यानी कि स्थापना कर दी इसने किसकी, पुरातात्विक विभाग की। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, या तो कई बार पूछ लेता है हमें जाने के लिए कि बताओ RS की स्थापना कब हुई, या पूछ ले कि 1861 में किस विभाग की स्थापना हुई, तो हमें क्या दे देगा, IS दे देगा, ARS दे देगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कभी भी इसकी तरफ, वो सिर्फ क्या, पुरातात्विक विभाग। तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में किसने की, कनिंघम ने। अब एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ पुरातात्विक विभाग का पिता कौन है या जनक कौन है, तो उसका जनक कौन है, कनिंघम। अब ऐसे ही धीरे धीरे प्रोसेस आगे चली, पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई, खोजें स्टार्ट हुई। फिर बात करते हैं हम इसी में 1902 में इस पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष बनता है कौन, सर जॉन मार्शल।
कौन अध्यक्ष बना? सर जॉन मार्शल। कब बना? 1902 में। कब तक रहेगा? 1927 तक। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ पुरातत्व विभाग का पहला अध्यक्ष का नियम। उसके बाद उसका सेकंड अध्यक्ष कौन बनता है? सर जॉन मार्शल। अब यहाँ पे सर जॉन मार्शल अध्यक्ष बनता है और यहाँ से खोज स्टार्ट करता है। टाइम आ गया धीरे धीरे कब का? 1921 का। देख लो लगभग 1826 से पहुंचे हम 1921 में। लगभग 100 साल का हमने टाइम पीरियड क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब हमें कहीं जाके सफलता मिलती है। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? दयाराम। दयाराम मतलब दया कर दी साहनी, एहसान कर दिया दयाराम ने, नाम बन गया दयाराम साहनी। इसने एक स्थल खोजा, कौन सा? हड़प्पा। कौन सा स्थल खोजा? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। किसकी अध्यक्षता में खोजा? सर जॉन मार्शल की। पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है, इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम पड़ता है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस चलती रही, एक के बाद एक स्थल खोजे गए। उसके बाद अगले ही साल मोहनजोदड़ो की खोज होती है 1922 में। फिर चुनोदड़ो की खोज होती है, लोथल, कालीबंगा, धीरे धीरे इन सब की खोज होती गई। एक बार जिसने नोट करना है नोट कर लो, और जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं हम किसकी। अब हमने ये तो देख लिया पहला नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, स्थल खोजते जाएंगे और इसके नाम पढ़ते जाएंगे। तो अब इस पे बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं कब की? 1947 तक। अब यहाँ से एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए हमें दो क्वेश्चन पूछता है। या तो ये पूछ लेगा स्वतंत्रता के बाद तक, 1947 तक हमने खोजे कितने स्थल? 40 स्थल। कितने स्थलों की खोज कर ली? 40 स्थलों की हमने खोज कर ली। कब? 1947 तक। और ये जो 40 स्थल खोदे गए हैं ये सारे के सारे कहाँ पे मिले? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे मिलते हैं? सिंधु नदी के किनारे। तो 1947 तक, आज़ादी तक लगभग हमने 40 स्थलों की खोज की, और वो 40 के 40 स्थल कहाँ पे मिले? सिंधु नदी के किनारे। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। अब बात कर लेते हैं हम लगभग आज तक, या बोल दे अब तक। अब तक हमने कुछ स्थल खोजे हैं और उनमें से लगभग 1100 स्थल। ये 1100 स्थल हमें कहाँ पे मिले? ये 1100 स्थल मिलते हैं हमें कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे। तो 1100 स्थल हमने खोजे लगभग किसके किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। तो इसका नाम पड़ गया क्या? सरस्वती सभ्यता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमने पहले खोजा हड़प्पा स्थल, तो नाम पड़ा क्या? हड़प्पा। फिर 40 स्थल कहाँ पे मिले? सिंधु नदी के किनारे, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब सरस्वती के किनारे पड़े तो सरस्वती सभ्यता। फिर आते हैं कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है? अब आपको पता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ लोहे की खोज कौन सी सभ्यता में हुई? दो सभ्यता हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। पहले सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। तो लोहे की खोज हुई थी वैदिक सभ्यता में लगभग 1100 BC में। लिख देता हूं मैं, लोहे की खोज लगभग 1100 BC में। लेकिन इससे पहले
ये लोग जो यहाँ पे रहते थे वो प्रयोग किसका करते थे? पूर्णतः कांस्य का। उनको लोहे के बारे में पता ही नहीं था, प्रयोग किसका होता था? सिर्फ और सिर्फ कांस्य का। भरपूर मात्रा में वहाँ पे कांसा पाया जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? कांस्य युगीन सभ्यता। अब फिर बात कर लेते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों बोला गया? अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे जितने भी मकान बने हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एक ही आधार पे बने हुए हैं। जिनके अंदर 2 रूम है तो 2 ही रूम है हर घर के अंदर, एक बाथरूम है तो एक बाथरूम है हर घर के अंदर। तो इस टाइप से एक ही टाइप के लगभग नगर बने हुए हैं और देखने में लगता है कि किसी राजा का राजमहल है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? प्रथम नगरीय सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति। तो ये तो थे इनके नाम। फिर इसके बाद की हम बात कर लेते हैं इसका विस्तार। अब इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि हमने इसका विस्तार कितना हुआ है और कहाँ तक हुआ है। तो बात करें हम इसके विस्तार की, तो जो इसका विस्तार हुआ है वो कहाँ से कहाँ हुआ है? एक जगह पड़ती है कौन सी? सुत कागे डोर। कौन सी जगह पड़ती है? सुत कागे डोर। कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कौन सी? सुत कागे डोर जगह। और कौन सी नदी के किनारे? ये भी पूछ लेते हैं। दासग नदी के किनारे। इसके बाद एक स्थल हमारा यहाँ पे पड़ता है और वो कौन सा है? आलमगीरपुर। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है हमारे यूपी में। यूपी कहाँ? भारत में। तो इंडिया में, यूपी में आलमगीरपुर। कौन सी नदी के किनारे? बात कर लेते हैं हिडन नदी। फिर एक साल यहाँ पे पड़ता है दामाबाद। दामाबाद बोल देते हैं, देमाबाद बोल देते हैं। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे? परवार नदी के किनारे। फिर एक स्थल यहाँ पे पड़ता है मांडा। कहाँ पे पड़ता है ये? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी है? चेनाब नदी। अब इनको हम ऐसे मिला देते हैं और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल कौन सा है, उत्तरी कौन सा है और दक्षिणी कौन सा है। पश्चिम में सुतकागेड और पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दामाबाद या दाइमाबाद। कहाँ पे पड़ा? पूर्व में हमारा यूपी पड़ता है और पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में महाराष्ट्र। अब ये बात तो थी यहाँ से। अब बात कर लेते हैं कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक पूर्व से पश्चिम की जो लेंथ है वो है 1600 किलोमीटर और बात करें उत्तर से दक्षिण की जो लेंथ है वो कितनी है? 1400 वर्ग किलोमीटर। अब ये तो रही यहाँ पे, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बड़े ही डीप में जाने लगे कि बताओ जलीय सीमा कितनी है। ये होगी हमारी क्या? जलीय सीमा। तो ये कितनी है? लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर। अब पूछ ले कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब एग्जामिनर दो टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार यहाँ पे
कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। एग्जैक्ट पूछता है तो पॉइंटों तक तो ये रहेगा, नहीं तो क्या है, या तो वो पूछेगा 12.9 या पूछ लेगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर, या तो 12.9 लाख वर्ग किलोमीटर या 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये तो रहा इसका इतना क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल ठीक है, बात कर लेते हैं कि आज तक लगभग स्थल कितने खोजे गए, कितने स्थल खोजे गए हैं 1400। और 1400 स्थलों में से अगर हम बात करें 2 स्थल कहाँ पे हैं, ये हैं अफगानिस्तान में। 1400 में से 2 स्थल तो पाए गए कहाँ पे, अफगानिस्तान में। उसके बाद बात करें लगभग 475 स्थल कहाँ पे, पाकिस्तान में। और उसके बाद बात कर लें 925 स्थल कहाँ पे, ये हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो 2 स्थल अफगानिस्तान में, 475 पाकिस्तान में और 925 कहाँ पे, भारत में। ये स्थल यहाँ पे पाए जाते। अब एग्जामिनर पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे पाए गए, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो स्थल पाए गए हैं वो पाए गए हैं कहाँ पे, गुजरात में। तो सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पे, गुजरात में। अब ये तो है इतने स्थल, अब इतने को तो हम पढ़ नहीं सकते, इतना का तो याद करना छोड़ो, नाम नहीं याद कर सकते। 1400 नाम, हमें 1400 नाम अपने दोस्तों के याद नहीं होंगे, रिश्तेदारों के याद नहीं होंगे, तो इनके करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। इनमें से बात करें 1400 स्थलों में से 220 स्थल तो क्या हैं, विकसित हैं। लेकिन अब 220 भी याद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब आती है सेंधो नगर। सेंधो नगर, इसमें कितने स्थल आते हैं, इसमें आते हैं 7 स्थल। और हमें मेजर 7 स्थल ये पढ़ने हैं कि कौन कौन से सेंधो नगर में आते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, ये 7 नगर पढ़ने हैं। और हमें पढ़ने हैं क्या, मांडा, सुतका, गेडोर, दाइमाबाद और आलमगीरपुर। 7 और 4 11, टोटल हमने 11 स्थल पढ़ने हैं। और 11 स्थल पढ़ने के बाद एग्जामिनर चाहे कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन पूछ ले, इनसे बाहर नहीं जा सकता। कहाँ से लेके आएगा क्वेश्चन। फिर हम पढ़ेंगे क्या, इनमें पूजा पाठ किसकी होती थी, पतन क्यों हुआ, क्या क्या यहाँ पे मुख्य चीज़ें विशेषताएं थी। तो आज की क्लास में हमारा बस इतना ही रहेगा। कल से हम बात करेंगे किस पे, 7 सेंधो नगरों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।